Good morning students, welcome in the class 10th. As we all know that we are watching our video of subject science 1 of class 10. That is, we are watching our video of chapter number 4, effects of electric current. In our previous video we have seen that how force acting on a current carrying conductor in magnetic field, and at last पिछले वीडियो में हमने देखा बेटा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में आप लोग को लेफ्ट हैंड का यूज़ करके अपने ये 3 पार्ट्स याद अच्छे से देखे हुए थे। फर्स्ट जो थंब है आपको फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर बताता है। ये जो मिडल फिंगर इंडेक्स फिंगर है वो आप लोग को डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताती है, और ये जो थर्ड मिडल फिंगर होती है इसको हम लोग डायरेक्शन ऑफ करंट कंसिडर करते हैं, और इसी की ये डायग्राम है जो कि एक दूसरे को बेटा परपेंडिकुलर होता है। तो ये तीनों डायरेक्शन है देखने के बाद आज हम लोग हमारा नेक्स्ट पोर्शन देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक मोटर। जैसे कि आप लोग को पता होगा इलेक्ट्रिक मोटर आप लोगों ने बचपन से अभी तक देखते हुए आए हैं, है ना। यहाँ पे आप लोग के सामने आकृति भी है ब्लू कलर की, एक इलेक्ट्रिक मोटर रखी हुई है ना। इसका यूज़ हम लोग पानी खींचने के लिए मोटर पंप की तरह इसका यूज़ करते बेटा, है ना, पता होगा आपको। और ये खेती के साधनों में बहुत ज़्यादा मात्रा में उपयोग में लाया भी जाता है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को पढ़ के बताता हूँ। आज हम लोग अपने वीडियो में इलेक्ट्रिक मोटर ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग शुरुआत से आखिरी तक ये वीडियो देखिएगा, बीच में रुकना नहीं है, तभी आप लोग को ये वीडियो समझ में आएगा बेटा। तो इलेक्ट्रिक मोटर स्टार्ट करते हैं। तो यू नो वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, जैसे कि आप लोग को पता है कि बहुत सारी प्रकार की एनर्जीज होती हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, है ना। और यू ऑल्सो नो दैट एनर्जी कैन चेंज इट्स फॉर्म, और आपको ये भी पता है कि एनर्जी जो है वो अपना फॉर्म चेंज करती है। जैसे कि टाइप्स ऑफ एनर्जी में पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी भी आती है, वो हमने 9th क्लास में बहुत अच्छे से देखा हुआ है बेटा, है ना। वाइंड एनर्जी होती है, साउंड एनर्जी होती है, और लाइट एनर्जी होती है। ये कितने सारे प्रकार आप लोग को पता होंगे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के, ये सभी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। तो अब देखिए इलेक्ट्रिक मोटर की डेफिनेशन यहाँ पे बताई गई है कि अ डिवाइस चेंजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रिक मोटर। मतलब कोई भी ऐसा डिवाइस जिसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी का कन्वर्शन मैकेनिकल एनर्जी में होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक मोटर में क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसका रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी में हो रहा है बेटा, ठीक है। और इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर कहते हैं। तो अराउंड अस इन आवर डे टू डे लाइफ एन इलेक्ट्रिक मोटर इज अ बून। तो यानी कि आजकल की जीवन में इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है वो एक वरदान कहा जा सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर से हम लोग बहुत सारे काम बहुत कम समय में जल्दी से कर सकते हैं, जिससे हमारा समय की बहुत बचत होती है बेटा। तो इट इज़ यूज इन फैन, जैसे कि ये जो इलेक्ट्रिक मोटर है ना, ये पानी के पंप में ही यूज़ करते हैं ऐसा नहीं है, ये कौन कौन से इक्विपमेंट्स में यूज़ होता है वो भी आप लोग को यहाँ पे बताया गया है। वो सबसे पहले फ़ैन में यूज़ होता है, रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज में यूज़ होता है, मिक्सर ग्राइंडर में यूज़ होता है, वॉशिंग मशीन में यूज़ होता है, कंप्यूटर्स में यूज़ होता है, और इलेक्ट्रिक पंप में भी वो यूज़ होता है। तो एटसेट्रा हाउ डज दिस मोटर वर्क। तो अब आज मैं आप लोग को ये बताने जा रहा हूँ कि ये जो मोटर है, ये सभी जो मोटर के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, ये किस तरह से वर्क करती हैं, ठीक है। तो चलते हैं पेज नंबर 56 की तरफ। तो ये पेज नंबर में आप लोग को एक आकृति दिख रही है बेटा, ये आकृति का निरीक्षण बहुत ठीक और ध्यान से करिए। ये देखिए यहाँ पे N और S, यहाँ पे 2 मैग्नेट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये 2 मैग्नेट नहीं है। ये जो है इस मैग्नेट का नाम है हॉर्स शू मैग्नेट। हॉर्स शू मैग्नेट पता है बेटा आप लोग को। हॉर्स शू यानी कि घोड़े के पैरों के नीचे जो चुंबक लगाया गया होता है, जो हम दरवाजे के सामने लगाते बेटा, याद होगा आप लोग को। नाल, घोड़ी की नाल वाला जो चुंबक होता है, जिसको हम लोग हिंदी में नाल चुंबक भी कहते हैं, वो नाल चुंबक यहाँ पे रखा गया है, जो है नॉर्थ साउथ यानी कि सी के आकार में ये होता है बेटा। उसके बीच
मतलब एकदम मध्य में हम लोग को एक वायर लेना है, कॉपर वायर, जिसके साथ कोटिंग ऑफ मतलब रेजिस्टिव कोटिंग इसके बाहर होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए प्लास्टिक की कोटिंग हमने लेकर रखी है, इसके दो जो सिरे हैं, ये इसको रेक्टेंगुलर पार्ट में इस तरह से अरेंज करना है कि उसके दो जो सिरे हैं वो एक एक्सेल को कनेक्ट होंगे, और उस एक्सेल के रिंग में, इसके साइड में, मध्य में, सेंटर में दो रिंग है बेटा, उसको हम लोग स्प्लिट रिंग कहते हैं। और ये जो स्प्लिट रिंग है वो दो हॉल्स के साथ कनेक्टेड है, एक्स और वाई। ये देखिए एक्स और वाई, यानी कि दो कंगन यहाँ पे दिख रहे हैं ना आप लोग को, ये जो दो कंगन है उसी को हम लोग स्प्लिट रिंग्स कहते हैं, ठीक है। और उसके ये हॉल्स है एक्स और वाई, और इस ये जो हॉल्स हैं एक्स और वाई का कनेक्शन बेटा, ये देखिए जो कंगन के मध्य में आप लोग को दिख रहा है, ये ई और एफ, ये कार्बन ब्रशेस को हमने कनेक्ट किया हुआ है। और ये कार्बन ब्रशेस का ई और एफ का कनेक्शन हम लोगों ने यहाँ पे दो वायर्स के थ्रू, एक तो पहले पॉजिटिव टर्मिनल के बैटरी को दिया हुआ है और उसका निगेटिव टर्मिनल हम लोगों ने प्लग की को दिया है बेटा। तो इस आकृति से आप लोग को बहुत सारी जानकारी आज क्लियर हो गई होंगी। अब ये जो आकृति है ये मैंने अपने किताब कॉपी में उतारी हुई है, और ये कॉपी में उतारने के बाद आप लोग को वो अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसी आकृति को मैंने इस तरह से आपके सामने यहाँ पे बनाया हुआ है। अब देखिए ये जो एक्सेल है, ये एक्सेल के जो ये रिंग्स हैं इस तरह से कनेक्ट किए हुए हैं कि एक्स और वाई, ये देखिए, ये उल्टी आकृति करके मैं बताता हूँ आपको अभी। सो स्टूडेंट, आप जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये x बना है, ये y बना है, ये ई बना है और ये बना है, और इस तरह से हमने ये जो हॉर्सशू मैग्नेट है ये हमने लिया हुआ है। इसके बीच में मध्य में एकदम हमने ये कॉपर वायर्स का रेक्टेंगुलर पार्ट लिया हुआ है, और इसका कनेक्शन हमने इस तरह से की को और बैटरी को दिया हुआ है। क्योंकि अभी मैंने ये जो आकृति बनाई हुई है ना, इस आकृति में भी सेम यही कनेक्शन दिखाई दे रहा है बेटा, ध्यान से देखिए। ये देखिए एक्सेल है, एक्सेल के दो एंड्स आप लोगों ने ई और एफ ब्रशेस यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है, उसके स्प्लिट रिंग्स एक्स और वाई इस तरह से कनेक्ट किए हुए हैं। इसका कनेक्शन ए बी सी और डी। आप अब जब ये वीडियो देख रहे हैं ना, आपके सामने किताब उल्टी पकड़कर आप लोग इसको देखने की कोशिश करिए। इस आकृति का मैंने इसलिए उल्टा बनाया हुआ है कि इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट सामने आने वाला है, उस इंट्रोडक्शन पार्ट में इस आकृति से मैं आप लोग को समझाने वाला हूँ, ताकि आप लोग को ये अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अब जैसे परीक्षा में यदि आप लोग को ये आकृति पूछी जाती है, या फिर या इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में आप लोग को क्वेश्चन आता है, तो आप लोग ये आकृति भी बना सकते हैं बेटा। तो देखिए ई और एफ इस तरह से कनेक्ट किया हुआ है, ए बी सी और डी इस तरह से। ये जो करंट की डायरेक्शन है ये फ्लो होते हुए आप लोग को दिखाई दे रही है। यहाँ पे करंट फ्लोज फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम बी टू सी एंड सी टू डी। इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड डायरेक्शन में। नॉर्थ और साउथ पोल यहाँ पे इस तरह से दिखाए गए हैं, और ये जो कनेक्शन है ये हॉर्सशू मैग्नेट का मैंने इस तरह से किया हुआ है। इसका नाम भी दिया मैंने बेटा, हॉर्सशू मैग्नेट। स्प्लिट रिंग्स यहाँ पे हमने दिखाए हुए हैं एक्स और वाई, जो टू हॉल्स है एक्स और वाई के। कार्बन ब्रशेस हमने दिखाए हैं ई और एफ, है ना। और ये प्लग की और एक बैटरी का कनेक्शन हमने इस तरह से किया हुआ है, और ये हो गया हमारा बीच में एक्सेल। ये एक्सेल जब हम लोग इस मोटर को स्टार्ट करेंगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने वाला है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मतलब जैसे आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे घड़ी की सुई के अनुसार, ये घड़ी की सुई है, ये इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने के लिए वो इस तरह से घूमेगी। समझ में आ रहा बेटा? एंटी क्लॉकवाइज यानी कि क्लॉक के विरुद्ध दिशा में, घड़ी की सुई के विरुद्ध दिशा में घूमेगी, तो उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम लोग कहेंगे। फ्रॉम डी सी बी और ए ये हॉल्स घूमेंगे, और उस वजह से फिर एक्सेल भी घूमना शुरू होता है। ये है हमारा इलेक्ट्रिक मोटर। तो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में आप लोग को सबसे पहले बेटा कंस्ट्रक्शन दिया गया है, कंस्ट्रक्शन ऑफ फिगर। तो इलेक्ट्रिक मोटर कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ कॉपर वायर, मतलब एक रेक्टेंगुलर लूप ऑफ कॉपर वायर हमने यहाँ पे लिया हुआ है, हैविंग रेजिस्टिव कोटिंग, जिसमें इसको रेजिस्टिव यानी प्लास्टिक की कोटिंग देकर हम लोग को इलेक्ट्रिक मोटर के लिए रेक्टेंगुलर लूप बनाना है। एज शोन इन द फिगर, इट इज प्लेस्ड बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट। और ये जो रेक्टेंगुलर लूप ऑफ कॉपर वायर है उसको हम लोग को नॉर्थ एंड साउथ पोल वाले एक मैग्नेट में रखना है, और वो मैग्नेट है बेटा सच एज अ हॉर्सशू मैग्नेट, मतलब ये मैग्नेट है हॉर्सशू मैग्नेट इन सच अ वे दैट इट्स ब्रांचेस ए बी एंड सी डी आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ए बी ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन नॉर्थ और साउथ पोल के
नॉर्थ और साउथ पोल के परपेंडिकुलरली वर्क होगा, ये इसमें बताया गया बेटा। ए बी देखिए, ए बी जो है, ए बी और सी डी जो है वो इस तरह से कॉपर वायर्स का कंडक्टिंग वायर है, ये इस तरह से परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड को। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, ये है हमारी नॉर्थ और साउथ पोल की वाली। तो in such a way that AB and CD are perpendicular to the direction of magnetic field, the two ends of the loop are connected to the two holes X and Y of the split ring। अब देखिए बेटा, AB और CD ये जो दो कनेक्शन थे वो हम लोग को कहाँ पे कनेक्ट करने हैं, X और Y के दो हॉल्स को कनेक्ट करने हैं। और वो दो हॉल्स क्या है, वो स्प्लिट रिंग्स हैं। स्प्लिट रिंग्स यानी कि दो न जुड़े हुए कंगन हैं। The two holes of the ring have resistive coating on their inner surface and are tightly fitted on the axle। ये जो दोनों हॉल्स होंगे ना बेटा रिंग के, वो रेजिस्टिव कोटिंग के साथ होंगे, और ये जो रेजिस्टिव कोटिंग होंगी वो इनर सरफेस की तरफ होंगी। ये देखिए यहाँ पे इनर सरफेस में ये जो एक्सेल है ना, इसको लगकर ये इनर सरफेस में आप लोग को रेजिस्टिव कोटिंग यानी कि कोई प्रतिरोधक की कोटिंग यहाँ पे करनी है। और वो टाइटली फिटेड टू द एक्सेल होने चाहिए। वो क्या होंगे, वो एकदम जकड़ के, एकदम पकड़ के इसको पकड़े हुए होने चाहिए। द टू हॉल्स ऑफ द स्प्लिट रिंग एक्स एंड वाई, देखिए एक्स एंड वाई के दोनों हॉल्स हैं, हैव देयर आउटर कंडक्टिंग सरफेसेस। उसके जो कंडक्टिंग सरफेसेस है ये कॉपर के ही होने चाहिए, ताकि इसके कंडक्टिंग सरफेसेस हम लोग दो ब्रशेस को कनेक्ट कर सके, ई और एफ को। हैव देयर आउटर कोटिंग सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट विद द टू स्टेशनरी कार्बन ब्रशेस ई एंड एफ रिस्पेक्टिवली। तो इनके जो आउटर कटिंग होनी चाहिए ना, ये हम लोग को दो कार्बन ब्रशेस को कनेक्ट करना है, ए और एफ को। और फिर बाद में बेटा हम लोग को इसका कनेक्शन करना है बैटरी को और एक प्लग की को, और दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ देना है। तो अब when the circuit is completed as shown in the figure, तो जैसे ही ये सर्किट कंप्लीट होता है जैसे कि आप लोग को शो किया गया है फिगर में, तो द करंट फ्लोज इन द ब्रांच ए बी ऑफ द लूप फ्रॉम ए टू बी थ्रू द कार्बन ब्रशेस ई एंड एफ, सिंस द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड is from north pole to south pole according to Fleming's left hand rule, a force is exerted on the branch AB and pushes it down। इसका यह मतलब होता है कि जब सर्किट हम लोग कंप्लीट कर देते हैं और करंट फ्लो होना शुरू होता है, ए बी ऑफ द लूप फ्रॉम ए टू बी थ्रू द कार्बन ब्रशेस ई एंड एफ, मतलब जब भी करंट फ्लो होगा बेटा, जब करंट फ्लो होगा, ये देखिए ये आकृति में बताता हूँ कि जब करंट फ्लो होगा ए टू बी तो करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे आप लोग को बताया गया है थ्रू द कार्बन ब्रशेस ई और एफ से करंट फ्लो हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दैट सिंस द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ टू पोल, नॉर्थ टू साउथ। इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ टू साउथ है, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, अ फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द ब्रांच ए बी एंड पुशेस इट डाउन। जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ है, वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फोर्स अप्लाई करेंगी ये कंडक्टिंग वायर पर, और ये जो फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होगा ए टू बी में। देखिए बेटा, exerted on a force is exerted on a branch AB and pushes it down। अब देखिए द करंट इन द CD branch is in opposite direction to that in the AB branch। तो CD से बहने वाला जो करंट है वो AB के एकदम विरुद्ध है, वो अपोजिट डायरेक्शन में है to that of AB branch, and therefore a force is exerted on the branch CD is in upward direction। और उसी वजह से जो इसके आधार पर जो फोर्स अप्लाई होगा, मैग्नेटिक फील्ड द्वारा क्रिएट होने वाला जो फोर्स होगा वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होने वाला है। जैसे कि AB में डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा था और CD में अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा था फोर्स अप्लाई, है ना। तो एंड देयरफॉर अ फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द ब्रांच CD द अपवर्ड डायरेक्शन, द लूप एंड द एक्सेल स्टार्ट रोटेटिंग। मतलब इस वजह से क्या होता है बेटा, लूप और एक्सेल रोटेट होना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और जैसे ही ये एक्सेल रोटेट होना स्टार्ट हुआ वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पता है ना आप लोग को, ये घड़ी की डायरेक्शन है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से घूमना शुरू होगा बेटा, एक्सेल को उस तरह से घुमाएगा घड़ी के विरुद्ध दिशा में। जैसे ही आफ्टर हाफ रोटेशन, जैसे ही इसका रोटेशन आधा होता है, द टू हॉल्स ऑफ द स्प्लिट रिंग एक्स एंड वाई कम इन कॉन्टैक्ट विद द कार्बन ब्रशेस एफ एंड ई। तो जैसे ही ये इसका रोटेशन कंप्लीट होता है तो इसके जो दो हॉल्स हैं वो स्प्लिट होंगे, स्प्लिट करते हैं रिंग को एक्स एंड वाई में।
So देखिए स्टूडेंट, आफ्टर हाफ रोटेशन द टू हॉल्स ऑफ द स्प्लिट रिंग एक्स एंड वाई कम इन कॉन्टैक्ट विद द टू ब्रशेस एफ एंड ई रिस्पेक्टिवली एंड करंट इन द लूप स्टार्ट फ्लोइंग इन द डायरेक्शन डी सी बी ए। मतलब देखिए जैसे ही हाफ रोटेशन कंप्लीट होता है वैसे ही ये जो दोनों एक्स और वाई जो दोनों हॉल्स हैं वो दो ब्रशेस के कांटेक्ट में आते हैं, है ना, ई और एफ और ई के, और उसी पैटर्न में फिर डी से लेकर सी बी और ए में ये लूप में करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है बेटा। ठीक है, ये जो डायरेक्शन देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, उस वजह से अपोजिट डायरेक्शन में करंट अब बहने वाला है। देयरफॉर अ फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द ब्रांच डी सी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो जैसे ही करंट की डायरेक्शन बदलती है और स्टार्ट करती है डी से लेकर सी और बी से ए के बीच में, तब देयर अ फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द ब्रांच डी सी इन डाउनवर्ड। तो फोर्स जो होता है ना बेटा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्रॉम डी टू सी में अप्लाई होता है। ये देखिए पहले में सी टू डी अप्लाई हुआ था, अब क्या हो रहा है बेटा वो अपोजिट डायरेक्शन यानी डी से सी के डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। Therefore a force is exerted on a branch DC in downward direction and on the branch BA in upward direction। और जो BA की जो डाउनवर्ड डायरेक्शन हमने यहाँ पे बनाई हुई थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में वो अप्लाई होता है फोर्स। अब उसके वजह से क्या होता है बेटा, एंड द लूप कंटिन्यूज टू रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और उस वजह से जैसे ही ये जो फोर्स है डी से सी में डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होता है, बी टू ए में अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होता है, तो ये जो लूप है वो अपोजिट डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना शुरू करता है बेटा फ्रॉम डी सी बी ए। द करंट इन द लूप ये पढ़ लेता हूँ मैं, and the loop continues to rotate in anti-clockwise direction that the current in the loop is reverse after each half rotation। और इस तरह से जो करंट है ना, इस लूप में बहने वाला करंट जो है वो हर एक हाफ रोटेशन में उल्टा घूमना शुरू होता है बेटा। मतलब पहले लूप में क्या हुआ था, फ्रॉम ए टू बी एंड फ्रॉम सी टू डी ऐसा घूमा था, वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमा था। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी कि इसी पैटर्न में घुमा था, परंतु उसने हाफ रोटेशन कंप्लीट किया था। फिर बाद में जैसे ही हाफ रोटेशन में ये दोनों एक्सेल ये जो स्प्लिट रिंग्स हैं वो दोनों कार्बन ब्रशेस ई और एफ के कांटेक्ट में आते हैं, तो वो एक्सेल को अपोजिट डायरेक्शन में घुमाने की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में करंट बहना शुरू होता है डी सी और बी ए में। तो ये जो आधा हॉल जो घुमा था वो जो बचा हुआ आधा हॉल है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक बार और घूमता है, और यही क्रिया फिर दोनों तरीके से दोनों लूप में बार बार होती रहती है। मतलब आधे लूप में ए बी सी डी और दूसरे लूप में डी सी बी ए। इस तरह से इस पैटर्न में जब ये घूमता है तो ये पूरा का पूरा फास्ट पोजीशन ले लेता है बेटा, फास्ट रन से वो स्टार्ट करता है घूमना, और ये एक साथ इतनी जल्दी ये प्रोसेस होती है, इट इज़ बिकॉज ऑफ ओनली द हॉर्सशू मैग्नेट एंड इलेक्ट्रिक करंट। ये दोनों की वजह से ये हो रहा है, जो कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका फोर्स इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, इसलिए इसकी डायरेक्शन तुरंत बदल जाती है और ये एक्सेल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी कि उल्टी दिशा में घूमना शुरू रहता है। तो द करंट इन द लूप इज रिवर्स आफ्टर ईच हाफ रोटेशन एंड द लूप and the axle continues to rotate in the anti-clockwise direction। commercial motor runs on the same principle। तो बहुत सारे कमर्शियल मोटर्स है बेटा, दैनंदिन उपयोग में लाए जाने वाले बहुत सारे मोटर जो है वो समान प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करते हैं, बट प्रैक्टिकल चेंजेस आर मेड इन देयर कंस्ट्रक्शन। परंतु इसके अंदर कुछ प्रैक्टिकल चेंजेस भी करने पड़ते हैं कंस्ट्रक्शन के हिसाब से। जैसे यहाँ पे ये जो कंस्ट्रक्शन आप लोग को दिखाई दे रहा है, यही का तरह का कंस्ट्रक्शन हर बार हर एक मोटर में नहीं होगा, परंतु कॉन्सेप्ट यही होगा बेटा। यू विल लर्न दैट लेटर। ये जो है वो हम लोग अगले बार में जरूर देखेंगे। तो इसमें कुछ प्रश्न दिए गए, व्हाई आर कार्बन ब्रशेस यूज, हाउ डू दिस वर्क। In order to find answer to such question, visit a nearby workshop and try to understand the construction of the इलेक्ट्रिक मोटर। यानी कि जहाँ पर भी इलेक्ट्रिक मोटर बनती हैं उस कंपनी में या फिर उस वर्किंग सेक्टर में आप विजिट देकर ये कार्बन ब्रशेस क्यों होते हैं और ये किस तरह से वर्क करते हैं, इनके बारे में क्वेश्चन और आंसर्स फाइंड कर सकते हैं। तो इसकी आप लोग ज़रूर कोशिश कीजिएगा। फिलहाल तो लॉकडाउन है, लॉकडाउन में आप लोग को बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जो पोर्शन हम लोग का वीडियो में देख रहे हैं बेटा वही पोर्शन आप लोग पढ़ के रखिए और इसकी स्टडी करिए। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया, और नहीं आया तो आप लोग ये वीडियो 1 2 3 बार और
रिवर्स करके देख सकते हैं, ताकि ये वीडियो जो है वो आप लोग को अच्छे से समझ में आए। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जैसे कि बेटा सभी लोग मास्क का उपयोग करिए बाहर जाने के लिए, निरंतर हाथ धोते रहिए और सोशल डिस्टेंस का पालन करिए। अपने घर का ख्याल रखिए, खुद का ख्याल रखिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर और थैंक यू क्लास, बाय।